हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो पहले दो चैप्टर के बाद अब हम लोग हिंदी मीडियम के क्लासेस के तीसरे चैप्टर में जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है कैलोरीमेट्री। जिन लोगों की ये पहली क्लास होगी उनको मैं बता दूं कि हमने ये हिंदी मीडियम के लिए एक नया प्लेलिस्ट शुरू किया था। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले चैप्टर में हम लोग ताप, ऊष्मा और तापमापी के बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरे चैप्टर में हम ऊष्मीय प्रसार पढ़े, थर्मल एक्सपेंशन, कि जब किसी को हीट देंगे तो उसके शेप में, साइज में कैसे चेंज आता है, कैसे उसमें फैलाव या सिकुड़न होती है। ये सब हम ताप के साथ पढ़ चुके हैं। जो लोग पढ़ चुके हैं उनको मैं बता दूं कि अभी ऐसा मत समझना कि दूसरा चैप्टर खत्म हो गया। दूसरे चैप्टर के बारे में कॉन्सेप्चुअल पूरी की पूरी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। अब आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। जो भी आपके पास डिफ़िकल्ट बुक्स हो सकती हैं या जो भी बुक्स हैं उनसे क्वेश्चन लगाइए, अपने आसपास के टीचर से पूछिए। अगर नहीं होता है तो आप उसकी फ़ोटो खींच के, आप ग्रुप में होगे ही तो हमें वो ग्रुप में भेज दो। मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन या पेपर पेन सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा, ठीक है। या अच्छा क्वेश्चन होगा तो यहाँ बोर्ड पे सारे बच्चों से डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। और अभी दो क्लासें उसकी होंगी। एक क्लास में मैं जो नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मल लेवल मतलब बीएचयू बीएससी इंट्रेंस के, यूपी ट्यू इंट्रेंस के, जो स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होते हैं उनके, और इजी लेवल के नीट और जेई मेंस, कहीं कभी उसमें भी देखोगे ना तो किसी चैप्टर से कभी अचानक इजी क्वेश्चन दे देते हैं, तो उसके इजी क्वेश्चंस लेवल के वो होंगे एक क्लास में क्वेश्चन। दूसरी क्लास में जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो होगा लेवल 1 के, यानी वो जेई मेंस, जेई एडवांस, एम्स और नीट के लिए होंगे। वो सिर्फ उन्हीं 4 पेपर में आएंगे, बाकी वो कहीं नहीं आएंगे। तो उसके हिसाब से आप वो दोनों लेक्चर अपना अटेम्प्ट करोगे या पढ़ोगे। लेकिन तब तक, जब तक कि आप सवाल लगा रहे हो, मैंने सोचा कि तब तक मैं आपको अगले चैप्टर के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे दूं कि अगला चैप्टर क्या है या क्या चीज़ें हैं। आप उसी में क्वेश्चन लगाते रहो, लेकिन धीरे धीरे इसको भी पढ़ के समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो हमारे अगले चैप्टर का नाम है कैलोरीमेट्री। जैसे हिंदी में कहीं कहीं कैलोरी मिति लिखा है, कहीं कहीं ऊष्मा मिति लिखा है, ठीक है। जो लोग सीधे इस लेक्चर पे आए हैं, यानी कि सीधे पहली बार इसी वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं तो मेरा नाम है अजीत शंकर राय। मैं यूपी में बलिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। मैंने यूपी बोर्ड से ही 12th पास किया था, फिर मैंने प्रिपरेशन की। उसके पहले कुछ साल मैंने जेएनवी में, जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस निकाल के उसमें पढ़ाई की थी। लेकिन जो 11th-12th की पढ़ाई होती है मैंने यूपी बोर्ड से ही की थी। उसके बाद मैं गया लखनऊ, मैंने तैयारी की, मैंने आईआईटी जेईई एग्ज़ाम निकाला। उसमें मेरी 2000 के अराउंड रैंक आई थी, 2308। लेकिन उसी साल जो यूपीटीयू का एग्ज़ाम हुआ था, यूपी स्टेट लेवल का, इसमें मेरी अंडर 100 रैंक थी, 67 रैंक थी मेरी। मेरा ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन हमेशा से ज़्यादा स्ट्रांग रहा है, तो मैंने आईआईटी से बीटेक करके बच्चों को फिजिक्स में हेल्प करनी शुरू की, और वो मैं पिछले 13 साल से कर रहा हूँ। तो अपनी तैयारी के दौरान जो मैंने मेहनत की थी 4 साल बीटेक में, और 13 सालों से पढ़ाते समय, क्योंकि मैं वहाँ सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो भी इतने सालों का निचोड़ आया है ना, वो अचानक एक दिन कह सकते हो ऐसे ही दिमाग में आया कि मुझे हिंदी माध्यम के बच्चों की सीधे उनके घरों तक, जो आके मेरे यहाँ पढ़ते हैं वो तो पढ़ते ही हैं, अपनी कुछ न कुछ सहायता पहुँचा पाऊँ कि वो 11वीं 12वीं में या जब तक वो घर पे हैं वो सही शिक्षा लें। नॉर्मली होता क्या है ना कि अगर आपका दिमाग फिजिक्स में खाली है तो उसमें सही चीज़ जाएगी, वो आसानी से आप एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन अगर आप गलत कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हो, सही तरह से उसको नहीं समझे हो, तो वो जो गलत पढ़े हो ना उसको निकाल के सही डालना थोड़ा और मुश्किल काम हो जाता है कि नहीं। तो इसलिए आप जब पहली बार पढ़ो तो इस वीडियो से आपको शुरू से ही सही नॉलेज हो, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ना, इतने सालों का निचोड़, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि किसी भी चैप्टर की पहली दूसरी क्लास ही मेरी, बस 1-2 क्लास मेरी करो, और वही 1-2 क्लासें आप किसी भी कोचिंग की जाके आप करके देख लेना, वो इंग्लिश में हो तो या हिंदी में हो तो, किसी भी लैंग्वेज में हो, उससे बेटर आपको कंटेंट यहाँ पे मिलेगा, ये गारंटी है। वो भी अच्छा हो सकता है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे कुछ छोटा हो या यहाँ से ज़्यादा अच्छा वो कर देंगे, ये चीज़ संभव नहीं हो पाएगा। ये खुद आप देखोगे तो आपको महसूस होगा। आप किसी का भी कंटेंट देख लेना, ठीक है। फिलहाल वो सब मुझे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं करना। आप देखोगे तो मेरे किसी वीडियो लेक्चर में आपको एक भी ऐड नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं बीच में ऐड ला के आपके पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। इस चैनल का और ख़ास करके हिंदी प्लेलिस्ट का सिंगल मोटिव है आप तक सही नॉलेज को कंसंट्रेट वे में आप तक पहुँचाना, ठीक है।
तो अभी हम लोग अब आते हैं अपने पढ़ाई की तरफ। मेरे बारे में आप जान गए। ज़्यादा जानना हो तो अब जो प्लेलिस्ट है इसमें मैंने अलग से वीडियोस बनाए हैं कि आईआईटी या मैथ ग्रुप के बच्चों के लिए कौन कौन से फिजिक्स के चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, या नीट के बच्चों के लिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, वो सब जाके भी आप पढ़ सकते हो। और ख़ास करके अगर आप यहाँ पहली बार आए हो अचानक इस वीडियो पे और आपको पढ़ने का मन कर रहा है ये चैप्टर, तो प्लीज़ बाकी 2 चैप्टर आप बीच में कभी टाइम लेके पढ़ते रहना, लेकिन पहले चैप्टर की जो पहली क्लास है जिसमें मैंने तापमापी और ऊष्मा के बारे में बताया है, वो जाके आधे घंटे का वीडियो ज़रूर सुन लो, देख लो, और उसके बाद यहाँ पे आओ। आपको ये वीडियो पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप अभी इसको पॉज करके जाके उसको देख के आइए। जो लोग देख चुके हैं उन्हें ताप, ऊष्मा या तापमापी या ऊष्मा का ताप मापन कैसे करते थे, ये सारी चीज़ें उनको पता है कि ऊष्मा क्या है, ऊष्मा ऊर्जा है या ऊर्जा के स्थानांतरण का एक स्वरूप है, ये सब आप जान चुके हो। ठीक है, तो हम अब आते हैं सीधे अपने चैप्टर की तरफ। तो हमारा चैप्टर जो है कैलोरीमेट्री, इसको हिंदी में कहीं कहीं कैलोरीमिति लिखा है, कहीं कहीं ऊष्मामिति लिखा है। ये मिति सही है या गलत, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर ये गलत होगा तो, क्योंकि हिंदी में काफ़ी सालों के बाद लिख रहा हूँ। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे ऊष्मा के स्थानांतरण के बारे में। ठीक है, तो अगर आप 11th क्लास के हो और आपको परिभाषा लिखनी है तो आप लिखिए कि ऊष्मामिति या कैलोरीमिति, जो भी एक शब्द कोई लिखना, यह भौतिक विज्ञान, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों के वर्ड्स बोलूँगा कि आपको थोड़ी आदत पड़ती जाए। तो यह भौतिक विज्ञान या फिजिक्स की वह शाखा है जिसमें हम किसी भौतिक परिवर्तन, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ताप परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, या किसी रासायनिक अभिक्रिया, ये जो अवस्था परिवर्तन है ना, जैसे सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से गैस में जाना, इसको हम कहते हैं फेज चेंज। तो नॉर्मली कई बार आगे हो सकता है मेरे मुंह से ये फेज चेंज वर्ड निकले, तो फेज चेंज मतलब समझ जाओगे कि या तो ठोस द्रव में या गैस में या द्रव ठोस में, ये तीनों आपस में एक दूसरे में चेंज हो रहे होंगे, उसको क्या कहते हैं, फेज चेंज या अवस्था परिवर्तन। ठीक है, क्या लिखे थे, या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले ऊष्मा के स्थानांतरण का मापन करते हैं। ठीक है, यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम इन तीनों के दौरान ऊष्मा के स्थानांतरण का मापन करते हैं। कितनी ऊष्मा गई या आई, इसका मापन किसमें होता है, कैलोरीमिति में होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हमें कैलोरी के बारे में पढ़ना चाहिए कि कैलोरीमेट्री में कैलोरी वर्ड क्या है। तो कैलोरी खुद आप में ऐसा है ना कि कैलोरी जब मैं बताऊंगा ये कम से कम 5 से 8 मिनट का टाइम आपका लेगा इन अकेले ये कैलोरी। लेकिन उसके पहले अगर हम देखें तो हम परिभाषा की हर एक चीज़ को समझेंगे। उसमें पहली चीज़ आती है ऊष्मा क्या है। तो ऊष्मा क्या है, या पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हो, ताप, ऊष्मा, तापमापी में। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ऊष्मा ऊर्जा के स्थानांतरण का, ऊष्मा सीधे ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा के स्थानांतरण का वह हिस्सा है या वह स्वरूप है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता था। किस वजह से, ताप में परिवर्तन की वजह से। यानी ताप परिवर्तन की वजह से अगर ऊर्जा बदल रही है तो उस ऊर्जा के चेंज होने के मोड को, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इंग्लिश में कहते हैं, उस प्रक्रम को या उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, ऊष्मा किसी वस्तु में होती है कि नहीं, नहीं होती। ऊष्मा सिर्फ कब होती है, तो ऊष्मा सिर्फ तब होती है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हों, नाम हो इनका ए और बी, और संपर्क में होने से ये एक से दूसरे में जा रही। तो जब तक ये ऊर्जा जा रही, और ऊर्जा जाने के कई तरीके हो सकते हैं, ये ऊर्जा किस वजह से जा रही, इस वजह से जा रही कि ए का ताप बी से ज़्यादा था और दोनों संपर्क में थे। तो ताप परिवर्तन की वजह से, अलग अलग ताप होने की वजह से संपर्क में आने पर ऊर्जा का जो हिस्सा एक से दूसरे वस्तु में जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। जब तक ये ए में था क्या है, ऊर्जा। जब बी में गई क्या है, ऊर्जा। जब तक जा रही, किस वजह से जा रही, ताप में अंतर होने की वजह से, तब तक ये क्या है, ऊष्मा है। क्लियर। अब अगर मैं कहूँ ये कब तक जाएगी, तो आप कहोगे जब तक ताप में परिवर्तन होगा।
मैं आपसे पूछूंगा कि कब इसका जाना बंद होगा, तो आप कहोगे जब दोनों के ताप सेम हो जाएं। ठीक है, तो एक से दूसरे में जाती रहेगी, जब ये जाती रहेगी तो जिससे जाएगी हो सकता है उसका ताप घटे, जिसमें पहुंचे उसका ताप बढ़े, और धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आ जाए जब हमारे ये ए और बी आपस में बराबर ताप पे आ जाए। ध्यान देना, ऊर्जा नहीं बराबर हुई, क्या बराबर हो जाए? ताप। मैंने चींटी हाथी का एग्जाम्पल दिया था, हमें कुल ऊर्जा से नहीं मतलब है, उनके ताप से मतलब है कि अगर दोनों के ताप यानी टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे तो उसके बाद अब कोई ऊर्जा का नेट स्थानांतरण नहीं होता। अब ये मत कहना कि जाएगा ही नहीं, अभी भी ए से कुछ ऊर्जा बी में जाएगी और बी से ए में आएगी, लेकिन ये वैसे ही होता है जैसे केमिस्ट्री में रासायनिक साम्य पढ़ते हो आप लोग, केमिकल इक्विलिब्रियम, याद है? केमिकल इक्विलिब्रियम में ये बताओ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि N2 + 3H2 ये है 2NH3, याद है ना? तो क्या इसमें रासायनिक साम्य पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाना बंद कर देते हैं? ये नहीं होता। होता ये है कि जितने अमोनिया बनेंगे उतने अमोनिया टूट के इसमें आ जाएंगे, यानी जितना फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उतना बैकवर्ड होता है। ऐसे ही अगर दोनों का ताप बराबर हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि अब इनका ऊर्जा का आना जाना बंद हो गया, अभी भी ऊर्जा ए से बी में भी जाएगी, बी से ए में भी आएगी, लेकिन ऊर्जा का नेट स्थानांतरण, नेट मतलब जाली वाला नेट मत समझ लेना कि जाली से होकर स्थानांतरण हो रहा है, नेट मतलब रिजल्टेंट, कुल कितना हुआ, टोटल जोड़ोगे तो जो नेट ट्रांसफर होता है वो क्या होता है? 0। हम कह देंगे कि डेल्टा क्यू की नेट वैल्यू क्या होगी? 0। न तो ए से नेट बी में जाएगा ना बी से नेट ए में आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के ताप सेम हो गए। तो ये जो अवस्था आई है इसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल EQUIBIRIUM, थर्मल इक्विलिब्रियम, ये RI है, इक्विलिब्रियम। इसको हिंदी में कहेंगे हम तापीय साम्यावस्था, तापीय साम्यावस्था। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? तो आप दो तरह से कह सकते हो कि थर्मल इक्विलिब्रियम वो अवस्था है जिसमें दो वस्तुएं संपर्क में आने पर ऊष्मा का नेट ट्रांसफर नहीं करती। परफेक्ट डेफिनेशन, अगर नहीं हो रहा नेट ट्रांसफर ऊष्मा का, यानी कि वो उनके ताप बराबर होंगे। ठीक है, तो दूसरी तरह से हम क्या कह सकते हैं कि तापीय साम्यावस्था दो वस्तुओं के बीच की या दो से ज्यादा वस्तुओं के बीच की वह अवस्था है जिसमें उनके ताप के समान हो जाने से, इसको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, तापीय साम्यावस्था दो या दो से ज्यादा वस्तुओं की वह अवस्था है जिसमें ताप के समान हो जाने के कारण ऊष्मा का वास्तविक स्थानांतरण, अब नेट का हिंदी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि नेट ट्रांसफर को क्या कहेंगे। रिजल्टेंट से मतलब है कि ऊष्मा का कोई वास्तविक स्थानांतरण नहीं होता। ए से बी में 5 जाएगा तो बी से ए में 5 आएगा भी, तो ये तो नहीं कहेंगे ना कि स्थानांतरण नहीं हो रहा, स्थानांतरण अभी भी होगा, लेकिन जितना देगा उतना ले लिया, तो क्या कहेंगे कि नेट क्या है? 0 है। अब आप समझ गए? तो तापीय साम्यावस्था ये अवस्था होती है। तो क्लियर हुआ कि ऊष्मा सीधे ताप नहीं है, लेकिन ऊष्मा का स्थानांतरण किससे जुड़ा है? ताप से। और जहां दोनों के ताप बराबर, ऊष्मा का नेट स्थानांतरण 0। तो चलो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। अब मैं आपसे पूछूं कि ये ताप क्या है, तो ताप की परिभाषा हम बेसिक लेवल पे ये दे देते हैं कि ताप वह भौतिक राशि है, यानी टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है जो ऊष्मा के स्थानांतरण को गवर्न करती है, जो कंट्रोल करती है, जो ये डिसाइड करती है कि नेचुरल ट्रांसफर ऑफ हीट, ऊष्मा को हीट बोलते हैं हम लोग, कि नेचुरल ट्रांसफर ऑफ हीट किधर होगा। ध्यान से इस लाइन को सुनो कि टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है, वो भौतिक राशि है जो ऊष्मा के स्थानांतरण को निर्धारित करती है, वही बताता है कि ऊष्मा को किधर से किधर जाना है, और किधर जाना है तो हाई से लो की तरफ। यही नेचुरल प्रोसेस है। ऐसे आप एसी में, रेफ्रिजरेटर में लो हाई अलग अलग
बाहर से वर्क करके करते रहोगे वो हम लोग ऊष्मागतिकी में पढ़ेंगे, लेकिन जो नेचुरल ट्रांसफर होगा वो हमेशा किधर होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। ठीक है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण किस पे निर्धारित होता है या किससे गवर्न होता है, तो कहोगे टेम्परेचर से। मैं पूछूं टेम्परेचर क्या है, तो कह रहे हो कि वो जो ऊष्मा के स्थानांतरण को निर्धारित करती है। तो ये तो दोनों आपस में मिल गए ना, कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा, उसके लिए इसका, इसके लिए उसका यूज कर रहे हो। तो अब हम ताप की दूसरी परिभाषा देखेंगे। ठीक है, तो ताप की दूसरी परिभाषा क्या है कि किसी वस्तु का तापमान या टेम्परेचर उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का मापन है। अब ये ताप की नई परिभाषा आई क्या, कि अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल गैस का ले रहा, लेकिन ये ठोस द्रव या गैस, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, कि अगर एक बंद बक्से में मैंने कुछ गैस लिया है यहाँ पे, तो ये गैस के अणु यहाँ वहाँ ऐसे घूमते रहते हैं, ये तो सबको पता होगा ना, इसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन या जिगजैग मोशन। इसको क्या कहते हो, जिगजैग, ऐसे जो लाइन ड्रा कर देते हो कि आते हैं टकरा के, मुड़ा इधर मुड़ा उधर मुड़ा, ऐसे ही चलते रहते हैं। तो ये जिगजैग मोशन कर रहे होते हैं। जब हम इनको ऊष्मा देंगे और अगर ऊष्मा देने से इसका ताप बढ़ेगा तो इनकी जो गति है ना ये भी बढ़ जाएगी। पहले अगर ऐसे 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 अगर जा रहा होगा और मैं कह दूं कि इसका ताप बढ़ा दिए हो, तब ऐसे ऐसे तेजी से चलेंगे वो, जितना ताप बढ़ाओगे उतना तेज वो चलते रहेंगे। तो ताप क्या है ये हम कैसे बता सकते हैं, किसी अणु की, क्योंकि अलग अलग अणुओं की तो गति अलग अलग हो सकती है। यहाँ तो लाखों अणु होंगे ना गैस के, इस कमरे में ही लाखों होंगे, तो एक को पकड़ के उसके पीछे नहीं चलोगे। सारे अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा निकालो, और जो औसत गतिज ऊर्जा आएगी वो किसका मापन बताएगी, ताप का। यानी औसत गतिज ऊर्जा कम है तो ताप कम है, औसत गतिज ऊर्जा ज़्यादा है तो ताप ज़्यादा है। तो लिख लीजिए कि टेम्परेचर या ताप किसी वस्तु या पदार्थ के औसत गतिज ऊर्जा का मापन है। ये गतिज ऊर्जा आप सब लोग जानते होंगे, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। नहीं जानते होंगे तो लिख लो, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एवरेज पर मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सीधे नहीं लिए हो, उसका क्या लिए हो, एवरेज। तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। यही ताप का दूसरा मापन या कह सकते हो ओरिजिनल डेफिनेशन है, कि ताप उसके बारे में बताएगा। तो देखो अब यहाँ जो ये गतिज ऊर्जा आई ना, ये आपको थोड़ी कंफ्यूज करेगी, और ये ना करे इसलिए मैं पहली क्लास में ही आपको समझा दूं कि गतिज ऊर्जा दो तरह की होगी। एक गतिज ऊर्जा हम पूरे वस्तु की देखेंगे, जिसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, और एक होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब अणु। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें होंगी, और ये जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, ताप से। इसका कोई ताप से लेना देना नहीं है। इस मार्कर को मैं फेंक दूं तो जब रुका हुआ है ये रुका हुआ है, मैं फेंक दूं ये चलने लगेगा, तो जब चल रहा है इसमें गतिज ऊर्जा आ गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका ताप बढ़ गया। इसका ताप तब बढ़ेगा जब इसके एक अणु के लेवल पे जाके देखोगे माइक्रोस्कोप से, और जो इसके अणु कंपन कर रहे उनके कंपन का दोलन बढ़ जाए या उनके कंपन का आयाम बढ़ जाए, ज़्यादा कंपन करने लगे, तो कहोगे कि ताप बढ़ा। इस मार्कर को फेंक देने से इसका ताप नहीं बदलेगा। तो मार्कर का चलना क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, और ताप का बढ़ना क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। एक एक अणु पहले कंपन कर रहे कम कम, कंपन बढ़ गया और बढ़ गया। तो ये कब बढ़ रहा, जब इसको गर्म कर रहे हो, और ज़्यादा गर्म करोगे तो और तेज़ी से बढ़ के फिर ये एटम टूटने लगते हैं, और टूट के ये पिघल के गिरने लगेंगे, ये लिक्विड शेप में आ जाता है, आता है। तो वही दोनों में फ़र्क समझ में आया। तो देखो इस पूरे बक्से को अगर मैं एक टेबल पे रखा हूँ, और एक ऐसा ही मैं बक्सा लूँ और इसको मैं रख दूं एक ट्रॉली पे,
ये है ड्राइवर भाई साहब जो चला रहे हैं गाड़ी, ठीक है, और इसमें भी ऐसे ही अणु थे। तो ये वाला बक्सा एक टेबल पे पड़ा है, ये वाला रोड पे चल रहा और ट्रक जा रहा होगा। अगर मान लेते हो v0 वेलोसिटी से पूरे बक्से का मास अगर मैं m दे दूं गैस सहित, तो ये m मास अगर v0 से जा रहा तो मैं पूछूंगा कि बक्से की काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो इस बॉडी या बक्से की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv0²। इस बक्से की काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। तो फर्क पकड़ो, एक बक्सा टेबल पे है, एक बक्सा उसी मास उसी गैस से भरा हुआ ट्रक पे रखा था। तो ट्रक वाले में गतिज ऊर्जा है, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। आप कहते हो कि गतिज ऊर्जा ताप का मापन है, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ताप बढ़ जाएगा। तो क्या बच्चे को ये समझाओगे कि इसमें गतिज ऊर्जा आ गई है तो इसका ताप बढ़ गया होगा? इसको जमीन से उठा के ट्रक पे रखने से, या आप एक गिलास या एक थर्मस में पानी लो और उसको प्लेटफॉर्म पे लेके खड़े हो और प्लेटफॉर्म की जगह आप उस थर्मस को अपने पास रख के ट्रेन में आके बैठ जाते हो और सुपर फास्ट ट्रेन भागने लगती है, तो क्या उसके पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है? नहीं। जबकि वो जो मग है पहले प्लेटफॉर्म पे था तो रुका था, और अब जब ट्रेन में ला दिए हो तो ट्रेन में आने के बाद आपकी, अगर ये मान लेते हैं कि ये थर्मस होता तो इस थर्मस की और आपकी और ट्रेन की सब में गतिज ऊर्जा तो आ गई। तो क्या गतिज ऊर्जा के आ जाने से उसका ताप बढ़ गया? नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि वो अणुओं की गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ी। किसकी बढ़ी? पूरे बॉडी की। तो बॉडी की गतिज ऊर्जा अलग चीज है, हमें उस पे नहीं जाना, हमें किस पे जाना है? पर मॉलिक्यूल, अणुओं की गतिज ऊर्जा। तो सर अणुओं की गतिज ऊर्जा कैसे बढ़ाएं? तो देखो ऐसे बढ़ेगी। इसके लिए आपको इतना सब खर्चा नहीं करना कि ट्रक पे लेके चलाएं और ये वो करें। आप सिर्फ यहीं रखे इसके नीचे लगाओ एक कैंडल या एक हीटर और इसको गर्म करना शुरू कर दो। तो जब गर्म करोगे ये गर्मी यहाँ मिलेगी, तो जो यहाँ अणु होंगे, जैसे पानी को रखते हो तो पानी उबलने लगता है ना, पानी स्थिर है, उबलने लगा यानी उसके अणु तेजी से चलने लगे। तो वैसे ही जो गैस होंगे ना ये तेजी से घूमने लगेंगे। तो आपने किया क्या? इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपने इसको ऊष्मा दिया। जब ऊष्मा इसमें गई तो ऊष्मा ने इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ा दी, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ गई यानी टेम्परेचर बढ़ गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब ताप की या ऊष्मा की बात करूंगा तो अणुओं की गति को देखना है, पूरे बक्से की गति को नहीं देखना है। पूरे बक्से की गति को, पूरे थर्मस की गति को, पूरे आदमी की गति को कहाँ देखोगे? वो मैकेनिक्स में पढ़ते हो कि पूरे वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है, तो हाफ पूरे बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर। इसमें तो कोई काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉक्स क्या है? 0 है। ये बॉक्स तो टेबल पर रखा हुआ है, लेकिन तब भी अणु चल रहे हैं अंदर। इस मेरे कमरे में अभी इस एयर के अणु H2O, N2 ये सब जो है ना, ये सारे के सारे अणु घूम रहे होंगे, O2 वगैरह, CO2 वगैरह। तो वैसे ही अणु घूम रहे हैं, और अणुओं की गतिज ऊर्जा का मापन क्या है? ताप। पहली चीज समझ में आई। दूसरा कंफ्यूजन, अगर ताप अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का मापन है तो ताप अलग होने पे एक से दूसरे में ऊर्जा जाती कैसे होगी? क्योंकि आप कह रहे हो कि ताप अलग अलग होने पे ऊष्मा जाती है, तो ये कैसे जाती होगी वो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो आपको इवन बहुत सारी बुक्स में भी नहीं मिलेगा। कि देखो ये दो वस्तुएं थी A और B। A का ताप मान लो ज़्यादा था B के ताप से। जहाँ ये संपर्क में हैं यहाँ A के भी अणु होंगे और B के भी होंगे। ये दो चीज़ों को मैं अगर संपर्क में रख दूं, ये और मेरा हाथ, तो जहाँ ये संपर्क में आए वहाँ इसके भी अणु हैं, मेरे हाथ के भी जो कोशिकाएं हैं वो हैं सेल्स, अणु हैं। जैसे ही संपर्क में रखते हो इन दोनों के अणु, अब ये मान लो ये मैं माइक्रोस्कोप से अगर देखूँ ना, तो जो A के अणु होंगे इनका कंपन ज़्यादा होगा, और जो B के अणु होंगे ये B वाले, इनका कंपन कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका ताप कम है, लिखे हो तो ताप कम है तो इसमें कंपन या गतिज ऊर्जा कम होगी। A का ज़्यादा है तो ज़्यादा होगी। तो आपको याद होगा, ये आप पढ़े हो कि मान लो एक बॉल की वेलोसिटी कम थी,
इसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड और पीछे से एक 15 मीटर पर सेकेंड की बॉल अगर आके टकराएगी और दोनों में टक्कर हुई तो टक्कर के बाद आगे वाले का वेग 5 से बढ़ेगा कि घटेगा? सोच के बताओ। तो आप चेक करोगे तो कैसे भी अगर ये 5-15 वाले से टकराएगा तो ज़्यादा वाले की गतिज ऊर्जा का कुछ हिस्सा कम वाले में चला जाता है बॉल के लेवल पे, याद है? तो जैसे ज़्यादा वाले की गतिज ऊर्जा का कुछ हिस्सा कम वाले के वेग के कारण उसकी गतिज ऊर्जा में चला जाता है, ऐसे ही अणुओं के लेवल पे, अणु कंपन कर रहे हैं लेकिन कंपन के लेवल पे जब इसका और इसके अणु से टकराएगा तो अणुओं के लेवल पे ये गतिज ऊर्जा का ही ट्रांसफर होगा। पूरे बॉडी की गतिज ऊर्जा या अणुओं की? अणुओं की। और जो अणुओं की गतिज ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, ये जो एक एक अणु में क्या गई गतिज ऊर्जा, ए से बी में, ए से बी में, और जब ये पूरे लेवल पे देखेंगे तो हजारों लाखों अणुओं का सब मिला के जो गया वो ऊष्मा है। सोचो, ऊष्मा को कभी ऐसे सोचे थे कि एक एक अणु टकरा रहे हैं और टकराने के समय ये जब एक दूसरे से टकराता है तो हमेशा ज़्यादा गतिज ऊर्जा का कुछ हिस्सा कम वाले में जाता है। संघट्य पढ़े हो ना, इसी यही नाम बोलते हैं। तो संघट्य वाले में जब दो बॉल टकराती हैं, संवेग संरक्षण का नियम लगता है, तो ऐसा नहीं होता कि टक्कर में कम वाले की गतिज ऊर्जा का कुछ हिस्सा ज़्यादा वाले में चला जाएगा। हमेशा जब दो बॉल टकराएंगी तो ज़्यादा वाले का कुछ हिस्सा किस में जाएगा? कम वाले में। अब कभी भी कोई भी क्वेश्चन चेक करना, तो वही काम यहाँ होगा कि जब ये टकराए तो एक एक अणु के लेवल पे तो गतिज ऊर्जा का ट्रांसफर हुआ, लेकिन ओवरऑल किसका ट्रांसफर कर देते हो तो उसको हम ऊष्मा बोल देते हैं। समझ गए? दूसरी चीज ध्यान देना, जब कोई वस्तु, मैं आपको अब कंपटीशन वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल, जब कोई वस्तु कंपन करती थी सरल आवर्त गति, तो उसमें पढ़े होगे उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती थी और पोटेंशियल एनर्जी भी, गतिज ऊर्जा भी, स्थितिज ऊर्जा भी कंपन के दौरान। ना हो तो जाके उस टॉपिक में एक बार देख लेना। ऐसे बस बता रहा हूँ, याद रखना कि जब कोई कंपन करते, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग चलती थी तो स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है कि नहीं? लिखते हो ना, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर या डेल्टा एक्स स्क्वायर, जो भी आप पढ़े होगे। तो ये स्थितिज ऊर्जा स्प्रिंग में होती थी, तो स्प्रिंग अपनी जगह पे ऐसे ऐसे अगर कंपन करेगी तो ये डेल्टा एक्स बढ़ेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी। तो वही चीज़ है कि ऐसे अगर कोई कंपन कर रहा तो कंपन के दौरान उसमें गतिज ऊर्जा भी होती है, स्थितिज ऊर्जा भी होती है। इसको चाहोगे तो स्टार बना के लिख लेना, आपसे कभी स्कूल में नहीं पूछा जाएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है कि कंपन के दौरान गतिज ऊर्जा भी होती है, स्थितिज ऊर्जा भी। तो ठोस के जो अणु होते हैं ये तो अपनी जगह कंपन ही करते हैं ना, द्रव में तो यहाँ वहाँ चलने लगते हैं, ठोस में तो अपनी जगह पे कंपन करते हैं। और जब ये कंपन करते हैं तो इनमें स्थितिज ऊर्जा भी थी, गतिज ऊर्जा भी थी। अब आप बताओ कि जब एक ए का अणु बी के दूसरे अणु से टकराया तो किस ऊर्जा का ट्रांसफर हुआ? कौन सी ऊर्जा गई अणु के लेवल पे? स्थितिज ऊर्जा गई या गतिज ऊर्जा गई? किस ऊर्जा को इसने भेजा? जैसे मान लो मैं जाके बी के अणु से टकराने वाला हूँ, मैं ए का एक अणु हूँ, मेरे अंदर 50 जूल की गतिज ऊर्जा है और 40 जूल की स्थितिज ऊर्जा है। अभी जब मैं जस्ट टकराने वाला हूँ तो मेरी 50 जूल की गतिज ऊर्जा में से कुछ उसमें जाएगा, 40 जूल की स्थितिज ऊर्जा में से जाएगा, या दोनों में से जाएगा? किस में से जाएगा? तो टक्कर के समय जब मैं ए बी से टकराऊंगा तो टक्कर के समय किस ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा था बॉल्स में? गतिज ऊर्जा का। ये कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ तक पढ़ोगे ना तब जाके आप जेई लेवल की पढ़ाई कर पाओगे और आप इन चीज़ों को अच्छे से समझना शुरू करोगे। वरना क्या होता है, आप आधी जगह देखोगे सीधे Q बराबर M इंटू सी इंटू डेल्टा टी और सीधे न्यूमेरिक क्वेश्चन लगाना शुरू। तो न्यूमेरिक क्वेश्चन आप लगाने में मज़ा आएगा, आप खुश रहोगे, वीडियो आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन जब जाओगे वहाँ के क्वेश्चन देखने, वहाँ आप आधे क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। कॉन्सेप्ट वाले लेवल पे आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है। समझ में आएगा? तो ये है हमारी पढ़ाई। यहाँ के वीडियोस जो अभी आप पढ़ोगे मैं थोड़ा धीरे धीरे बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने जो बच्चे हैं उनको भी बताना होता है, साथ में आपको भी पढ़ाना है। लेकिन जब ये बन जाएंगे ना और आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपको कितनी बेटर वे में एक चीज़ मिल गई है।
ठीक है, तो आप मन लगा के वीडियोस को पढ़िए और ख़ास करके अपने जो हिंदी मीडियम के आपके बैठ के लोग हैं उन तक पहुंचाइए, क्योंकि देखिए आपकी लड़ाई हिंदी मीडियम के बच्चों से नहीं है। मैं ये वीडियो बनाने का थॉट ही मेरे दिमाग में इसलिए आया है ना कि भाई जब सारा कुछ एनसीईआरटी पैटर्न पे हो चुका है तो कितनी ज़्यादा दिक्कत है अब हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ। तो आपकी कंपटीशन उन इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ है, तो आपस में कम से कम हर एक वीडियो दूसरे तक शेयर करो कि हर कोई पढ़ के एक अपने चाहे जो भी एग्ज़ाम देने वाला हो, राइट। आप फिजिक्स से जुड़ा 12th लेवल का जो भी एग्ज़ाम देने वाले हो, अगर उसमें फिजिक्स आती है तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। आज के टाइम पे हर कंपटीशन में अब इतनी ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि क्या करेंगे वो, तो उन्हें क्वेश्चंस अच्छे पूछने हैं। और देखो क्वेश्चन का लेवल आपको बता दूं, ज़्यादातर एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन पे इतना रिसर्च नहीं करते। रिसर्च आईआईटी लेवल पे ही होता है। हम लोग जब आईआईटी में पढ़ने जाते हैं ना, तो वहाँ फर्स्ट ईयर में भी हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ते हैं। तो वहाँ जो टीचर हमें पढ़ाते हैं ना फर्स्ट ईयर में, वही आईआईटी का पेपर बनाते हैं। अब वो लोग पेपर बनाए होंगे मान लो 90s 95 97 में कोई, तो उस समय के जो क्वेश्चन चले थे 98 99 के क्वेश्चन वो किताबों में आ चुके हैं, वो थोड़े इजी हो चुके हैं, वो हर कोई बता देता है। तो वो आज के लो लेवल की कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जो 2005-10 में पूछे गए होंगे आईआईटी में, वो आज के टाइम पे नीट वगैरह में पूछे जाते हैं या जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। तो बनता तो उसी लेवल पे है ना, भले वो कुछ साल पहले बना होगा। तो जो बनाने वाले टीचर हैं उनका तो थॉट वही है, उनका तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब चाहेंगे आपको गूगली बॉल पे बोल्ड कर देंगे। तो आपको बोल्ड नहीं होना है, आपको अच्छी रैंक लानी है, इसलिए ये सब आपको जानना पड़ेगा। समझ गए? तो अणुओं के लेवल पे गतिज ऊर्जा का औसत मान क्या बताता है? ताप। ताप ज़्यादा है यानी उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। और अगर एक की ज़्यादा होगी बी से, तो जब एक के अणु बी से टकराएंगे तो वो उसी ऊर्जा को देते हैं। और जो ऊर्जा गई उसके जाने के कुल मापन को ही हम क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। ये क्लियर हो गया? तो इसको आप अपने हिसाब से जो समझे हो, समझ में आया है तो ठीक, वरना 2-3 मिनट पहले जाके पूरा सुन के इसको नोट कर लो। ठीक है कि औसत गतिज ऊर्जा का मापन क्या है? ताप है। अगर दो के अणु संपर्क में आते हैं, टकराते हैं, तो गतिज ऊर्जा जाती है या स्थितिज ऊर्जा जाती है? तो नहीं, गतिज ऊर्जा का ही हिस्सा जाता है, स्थितिज ऊर्जा का हिस्सा ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, तो अब चलो भाई, हमें ऊष्मा समझ में आ गया, हमें ताप समझ में आ गया, और ताप किससे जुड़ा है? गतिज ऊर्जा से जुड़ा है। तो ये बताओ, अगर मैं कह दूं कि थर्मल इक्विलिब्रियम, तापीय साम्यावस्था आ गई, तो तापीय साम्यावस्था अगर आ गई होगी तो उस समय तो ए और बी के दोनों के टेम्परेचर सेम हो गए होंगे। तो जब दोनों के टेम्परेचर सेम हो गए होंगे तो अब तो इनके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा भी सेम हो गई होगी। तो अब जब ये टकरा रहे होंगे तो औसत गतिज ऊर्जा का कोई स्थानांतरण होगा ही नहीं, या ये होगा कि कुछ अगर ए बी को देगा तो उतना ही बी ए को भी दे देगा। यही तो होगा, क्योंकि दोनों की लगभग एक एक अणु के लेवल पे औसत मान निकालोगे तो क्या है? सेम। एग्जैक्ट एक अणु को नहीं चेक कर रहे, सारे अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा सेम है। तो जितना ए के सारे अणुओं की औसत होगी उतना बी के सारे अणुओं की औसत आएगी। औसत सेम है तो जब ए बी से टकराएगा तो किसी बार ए बी को ज़्यादा दे देगा, तो किसी बार बी ए को दे देगा। तो नेट निकालोगे तो जब सारे अणुओं का सम करोगे तो इनका सम क्या हो जाएगा? 0। और इसी को क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अब आपके लिए सवाल, थर्मल इक्विलिब्रियम में ध्यान से सुनना, थर्मल इक्विलिब्रियम में दोनों वस्तुओं के ताप समान होते हैं। सही है या गलत? सही है। थर्मल इक्विलिब्रियम में ए के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा बी के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा के बराबर है। सही है या गलत? सही है। सारे अणुओं की औसत, औसत कैसे निकालते हो? सबकी गतिज ऊर्जा का सम करोगे, नंबर से डिवाइड कर दोगे। तो अगर मैं कहूँ कि ए के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बी के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के बराबर है, कब? ताप बराबर है, और ताप ही तो औसत गतिज ऊर्जा का मापन थी। तो अगर ताप बराबर है तो औसत गतिज ऊर्जा भी बराबर है। यानी मैं कह दूं कि काइनेटिक एनर्जी एवरेज ऑफ ए इज काइनेटिक एनर्जी एवरेज ऑफ बी। ये ए वी मतलब एवरेज, ये थोड़ी इंक अभी गड़बड़ है, ज़्यादा हो गई है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। ये सही है या गलत? तो ये भी सही। टी इज इक्वल टू टी भी, ये भी सही, ये तो सही है।
मैं अगर ये कह दूं कि थर्मल इक्विलिब्रियम में एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ ए इक्वल है टोटल एनर्जी ऑफ बी के, तो ये सही है कि गलत? पहला ये सोचो, अभी सोचो आप। दूसरा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इक्वल है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी के। अब यही का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देंगे, आप कंफ्यूज रहोगे। थर्मल इक्विलिब्रियम या तापीय साम्य में टी ए टी बी बराबर हैं, ये सही है या गलत? बिल्कुल सही है, तापीय साम्य की यही परिभाषा थी। औसत गतिज ऊर्जा पर मॉलिक्यूल यानी एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा बराबर है एवरेज, ये सही है या गलत? ये भी सही है। क्यों? क्योंकि यही ताप का मापन होता है, तो अगर ताप बराबर है तो ये भी बराबर होगा। अगला, टोटल एनर्जी, ए की टोटल एनर्जी बी की टोटल एनर्जी के बराबर है, और साथ में मैं यहां लिख भी दिया हूं पर मॉलिक्यूल, कि ए के एक अणु की कुल ऊर्जा बराबर है बी के एक अणु की कुल ऊर्जा के। तो ये सही है या गलत? तो ये गलत होगा। क्यों गलत हुआ? क्योंकि जब टोटल की बात आई ना, तो टोटल में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। आप हिंदी में नाम लिख लेना, मैं ज़्यादा लिखूंगा ना तो और टाइम लगेगा, आपका भी डेटा ज़्यादा बर्बाद होगा, तो ये फटाफट आप लिख लोगे। के ई गतिज ऊर्जा, पी ई स्थितिज ऊर्जा, दोनों को मिला के बोलते थे यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा या टोटल ऊर्जा अगर पूछी जाए तो टोटल ए की ऊर्जा बी के टोटल ऊर्जा के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि याद करो, किस ऊर्जा का स्थानांतरण होता था? गतिज का। पोटेंशियल एनर्जी का स्थानांतरण नहीं होता। ए के इस मार्कर के जो अणु है ना, ये एक दूसरे से जकड़े हुए हैं, तो जब ये जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, तो उनके बीच सिर्फ गतिज ऊर्जा, सिर्फ कंपन वाली ऊर्जा नहीं है, जकड़न की वजह से स्थितिज ऊर्जा भी है। अब ये बताओ, इस मार्कर के एक अणु को खींचने में मुझे जो बल लगाना पड़ेगा, बस एक अणु को पकड़ के खींचना होता, और इस ग्लास के एक अणु को पकड़ के खींचना होता। ये प्लास्टिक है, ये मेटल है, क्या लग रहा है? दोनों के अणुओं को खींचने में बराबर बल लगता? नो डाउट स्टील वाला लोहा मेटल है, उसमें ज़्यादा लगता है कि नहीं? प्लास्टिक की तुलना में लगता ना। तो यही वो जो जुगड़े हुए हैं, जकड़ाव है उनमें, वो कौन सी ऊर्जा से है? स्थितिज ऊर्जा से। तो इन दोनों के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा कभी बराबर हो पाएगी? इनके ताप बराबर हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। दोनों को फ्रिज में रख दो, दोनों ठंडे हो जाएंगे, दोनों का ताप 0 हो सकता है। संपर्क में लाओगे, ताप बराबर है, औसत गतिज ऊर्जा बराबर है, क्या औसत कुल ऊर्जा बराबर है? नहीं। कौन अंतर ला रहा? तो आप कहोगे कि ये अंतर ला रहा स्थितिज ऊर्जा। पकड़ में आई बात? तो स्थितिज ऊर्जा के अलग अलग होने से हम ये कभी नहीं कहेंगे कि तापीय साम्य में कुल ऊर्जा का पर मॉलिक्यूल मान बराबर होता है। ये नहीं होता। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का पर मॉलिक्यूल मान, औसत मान बराबर होता है। तो इसको समझ जाओ और अपनी लैंग्वेज में लिखो, अपनी तरफ से सोच के लिखोगे ना, तो जब भी एग्जाम के पहले दोबारा पढ़ोगे, आपको ये चीज़ एकदम हिट करेगी, तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है, कि ये बराबर होता है, ये बराबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बराबर नहीं होती। नेक्स्ट, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। चलो, इसमें तो मैं पोटेंशियल की बात नहीं करता, मैंने काइनेटिक ही लिया है, और काइनेटिक में क्या ले लिया? टोटल। तो क्या ए की टोटल बी के टोटल के बराबर है? तो ये भी गलत है। कहोगे सर ये क्यों गलत हो गया? तो भाई टोटल में सारे अणुओं की ऊर्जा ले रहे हैं ना। मैं क्या कह रहा, एक के एक अणु की औसत ऊर्जा पर मॉलिक्यूल, मैंने इसीलिए लिखवाया था कि पर मॉलिक्यूल याद रखा करो। ए के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा बी के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा के बराबर हो सकती है या होगी तापीय साम्य में। लेकिन ए अगर बड़ा हो, ए हाथी हो, बी चींटी हो, तो क्या कह दोगे कि दोनों की कुल ऊर्जा बराबर है? ए में बहुत ज़्यादा अणु हैं, बी में अणु कम है, तो एक एक अणु के लेवल पे इसका 5 था, इसका भी 5 था, लेकिन इसका करना है 5 गुणे 1000, इसका करना है 5 गुणे 1 लाख, तो क्या कुल मान बराबर होगा? बात पकड़ लीजिए। तो ये वाला भी क्या है? गलत। क्यों गलत है? क्योंकि दोनों के कुल अणुओं की संख्या अलग अलग हो सकती है, इसलिए ये सही नहीं होगा।
अब मैं कहूँ क्या ये कभी सही नहीं होगा, तो ये एक ही केस में सही हो सकता है अगर A के अणुओं की कुल संख्या B के अणुओं की संख्या के बराबर हो जाए। इसका भी 5 इसका भी 5 था, एक एक अणु के लेवल पे बराबर है। अब अगर इसमें भी एक ही 1000 हो, इसमें भी एक ही 1000 हो, तो दोनों को बराबर कर दो, है कि नहीं? तो इससे आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ये अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू देना चाहता था कि कैसे ऊष्मा आती जाती है, और इसके लिए ना आपको इस चैप्टर में जाके कुछ पढ़ना नहीं है, आप अभी उसी के क्वेश्चन लगाओ ऊष्मीय प्रसार के। जो लोग पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े हो वो जाके पहले तापमापी के बारे में पढ़ लीजिए और ये पढ़ लीजिए। जस्ट कल या परसों ही मैं इसमें अगला लेक्चर दूंगा, तो आपको क्वेश्चन के लेवल तक चीज़ें आप पकड़ लो। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।